हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर पृष्ठ रसायन के पार्ट 4 को। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है कोलॉइड, जिसे हम लोग कोलॉइडी निकाय या कोलॉइडी अवस्था भी कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि कोलॉइड क्या होते हैं और इनके कौन कौन से गुण होते हैं। इसके साथ साथ इसी वीडियो में हम लोग कोलॉइडों का वर्गीकरण भी जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मुख्य टॉपिक जो है कोलॉइड। अब देखिए, अगर कोलॉइडों को बहुत अच्छे से आपको समझना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले चलना होगा सन 1861 ईस्वी में, जहां पर थॉमस ग्राहम ने किया था अपना प्रयोग। देखिए, थॉमस ग्राहम ने क्या किया था, उनके प्रयोग को देखने के बाद हम लोग कोलॉइडों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, थॉमस ग्राहम ने क्या किया कि थॉमस ग्राहम ने जल ले लिया और जल लेने के बाद उस जल में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को मिलाकर उनका मिश्रण बनाया। ठीक है, थॉमस ग्राहम ने क्या किया कि अलग अलग पात्रों में क्या लिया, जल ले लिया, ये अनेक पात्रों में जल ले लिया। ठीक है, और लेने के बाद इसमें अलग अलग प्रकार के इन्होंने पदार्थ मिला दिया। ठीक है, जैसे इसमें कुछ जैसे इसमें नमक मिला दिया, इसमें चीनी मिला दिया, इसमें गोंद मिला दिया, ऐसे तमाम, मतलब कि इन्होंने क्या किया, जल के अंदर तमाम अलग अलग पदार्थ जो है अलग अलग प्रकार के पदार्थ मिला के ये सब के सब इन्होंने प्राप्त कर लिए मिश्रण। ठीक है, तो सिंपल थॉमस ग्राहम ने क्या किया था कि जल लिया था और जल में अलग अलग प्रकार के पदार्थ डाल के उनका अलग अलग प्रकार के क्या तैयार कर लिए, मिश्रण। और ये मिश्रण तैयार करने के बाद अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ले लिया एक जंतु झिल्ली। जंतु झिल्ली क्या होती है, तो आपने तमाम जानवरों को देखा होगा, तो जानवरों के अंदर तमाम क्रियाएं होती हैं, तो उसके लिए तमाम झिल्लियां उनके अंदर होती हैं, तो उन्हीं झिल्लियों को हम लोग कहते हैं जंतु झिल्ली। तो उन्होंने जंतु के अंदर पाए जाने वाली जो है एक झिल्ली को ले लिया और झिल्ली के लेने के बाद क्या किया कि उस झिल्ली में ये जो पदार्थ है, इन पदार्थों को उन्होंने भर भर के प्रेक्षण करना स्टार्ट किया। जैसे पहले झिल्ली में इस प्रकार के पदार्थ, इस मिश्रण को, जो ये पदार्थ कई वाला मिश्रण है, इसको उन्होंने भरा और देखा कि यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलता है। फिर उसको हटा के फिर दूसरे वाले को भरा, फिर तीसरे वाले मिश्रण को भरा। ये सब क्या है, ये जल है और जल के अंदर विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है। ऐसा उन्होंने जो है किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक जंतु झिल्ली ले लिया, ठीक है, ऐसे, और उसमें अलग अलग प्रकार के पदार्थों को भर भर के उनका परीक्षण करना स्टार्ट किया। तो इनको क्या हुआ कि इन्होंने ध्यान से देखा, तो उन्होंने देखा कि जब इन मिश्रणों को इसमें भरा जाता है तो उन्होंने देखा कि इसमें से कुछ ऐसे मिश्रण है जब उनको भरते हैं तो वहां पर वो मिश्रण जो होता है जंतु झिल्ली से बाहर निकल जाता है, यानी जंतु झिल्ली से क्या होता है, विसरित हो जाता है। और इन्होंने कुछ ऐसे पदार्थों को देखा कि कुछ ऐसे पदार्थों के मिश्रणों को देखा कि जिनको जंतु झिल्ली में अगर हम भर देते हैं तो वो बाहर निकल नहीं पाते हैं, यानी जंतु झिल्ली से छन के बाहर नहीं निकल पाते हैं, या अगर यहाँ से निकलते हैं या विसरित होते हैं तो बहुत धीरे धीरे विसरित होते हैं। तो ये दो प्रकार की कंडीशन मिली। एक बार हम प्रयोग महत्वपूर्ण है तो एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं कि थॉमस ग्राहम ने क्या किया, जल लिया और जल के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों को मिलाकर मिश्रण बनाया और उन मिश्रणों को अलग अलग जंतुओं झिल्लियों में भरकर निरीक्षण देखा कि क्या क्या यहाँ निष्कर्ष निकलता है। तो उन्होंने देखा कि कुछ मिश्रण इस जंतु झिल्ली से बाहर निकल जा रहे थे और कुछ मिश्रण जंतु झिल्ली से नहीं छन पा रहे थे, विसरित नहीं हो पा रहे थे, या हो भी रहे थे तो बहुत धीरे धीरे हो रहे थे। जो यहां से मिश्रण यहां से विसरित हो जा रहे थे उन मिश्रणों को उन्होंने कहा था क्रिस्टलाभ। क्रिस्टलाभ, उन्होंने उनको कहा था क्रिस्टलाभ, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्रिस्टलॉइड। अब इनको कहा था क्रिस्टलाभ, इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि यहां पर हो गया नमक का विलयन NaCl का हो गया, या चीनी हो गया, या ग्लूकोज हो गया, या यूरिया हो गया। ऐसे तमाम पदार्थ थे जिनका इन्होंने जब यहाँ मिश्रण बनाया जल के अंदर तो ये जल में बिल्कुल अच्छे से घुल गए, घुल के विलयन बना लिए, और जब इनको जंतु झिल्ली में डाला तो ये पूर्ण रूप से छन जा रहे थे। तो ऐसे पदार्थ के जो ये विलयन थे या जो मिश्रण था जल के साथ, उनको कहा गया क्रिस्टलाभ। ये किसने नाम दिया था? थॉमस ग्राहम ने। क्यों कहा क्रिस्टलाभ? इसलिए कि
ठोस रूप में, जब ये जल के अंदर नहीं घुले रहते हैं तो ठोस रूप में ये जो होते हैं क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं। ये सब के सब किस रूप में पाए जाते हैं? क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं। इसीलिए इनका नाम दे दिया थॉमस ग्राहम ने, क्या? क्रिस्टलाब। और यहाँ पर देखिए कुछ पदार्थ जो थे, जो यहाँ से जिनके मिश्रण का, जिनका जलीय विलयन का मिश्रण जो था यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा था, और जब यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा था तो उन्होंने बताया कि ये अलग प्रकार की प्रावस्था है, और इसका नाम इन्होंने दे दिया था कोलॉइड। इसको इन्होंने कहा कोलॉइड, ठीक है, या इसी को हम लोग कोलॉइडी निकाय या कोलॉइडी अवस्था भी कहते हैं। तो इसको इन्होंने कहा था कोलॉइड। अब कोलॉइड क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि आप लोग जानते हैं कि तमाम वैज्ञानिक जो थे वो जिस भाषा का यूज करते थे वो ग्रीक भाषा का यूज करते थे। जैसे कि जो आपके केमिस्ट्री का ज्यादा विकास हुआ था वो वहां पर यूरोप और यूनान के क्षेत्रों में ज्यादा हुआ था, तो उधर की जो लैंग्वेज तो ग्रीक थी। तो ग्रीक में जो था कोला, ग्रीक में एक शब्द होता था कोला, ठीक है, और कोला का मतलब जो होता था ग्लू, ठीक है, और ग्लू को हम लोग क्या कहते हैं? गोद कहते हैं, ठीक है। और ये कोला मतलब होता था ग्लू या गोद, और देखिए जो होता था लोइड्स, लोइड्स मतलब होता था लाइक, लाइक मतलब क्या होता है? लाइक मतलब होता है जैसा, ठीक है। तो ध्यान से जब इन्होंने ये थॉमस ग्राहम में इसको देखा तो पाया कि ये जो पदार्थों के जो मिश्रण जो जंतु झिल्ली से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इस जंतु झिल्ली से, उन्होंने देखा कि वो जो यहाँ पर प्रावस्था बनी है, यानी यहाँ पर जो मिश्रण है वो बिल्कुल गोद जैसा है। गोद आपने देखा होगा, ग्लू, ठीक है, तो बिल्कुल गोद के जैसा था। तो उन्होंने कहा ये सब के सब जितने भी नहीं निकल पा रहे थे, सबको देखा कि सब लगभग गोद की तरह ही है, ठीक है, अधिकतर गोद की तरह है। तो उन्होंने देखा कि जब ये ग्लू गोद की तरह है तो वो लोग गोद को, ग्लू को क्या कहते थे? कोला, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये तो गोद जैसा है, यानी कैसा है? कोला जैसा है, ठीक है। तो कोला मतलब क्या होता है? गोद, और लॉइड्स मतलब क्या होता है? जैसा। तो गोद जैसा होने के कारण उन्होंने इसका नाम इन दोनों शब्दों को मिला क्या बना दिया? कोलॉइड बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर इन्होंने कोलॉइड की अवधारणा प्रस्तुत की, और यही से कोलॉइड का नामकरण हुआ। तो मतलब ये था कोलॉइड की स्टार्टिंग कि आखिर कोलॉइड जो है एक प्रावस्था, अलग प्रावस्था है जो विलयन प्रावस्था से बिल्कुल अलग है, और इसके गुण भी होते हैं अलग। अभी आप जब पढ़ेंगे आगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो सामान्य विलयन ये नमक, चीनी, इन सब का बनता है, उसके अपेक्षा कोलॉइड जो होते हैं, ये वाला जो मिश्रण होता है, इसके गुण बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। और दैनिक जीवन में तो हमको ये इतना दिखते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे चारों तरफ कितने कोलॉइड फैले हुए हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो ये इन्होंने देखा, इसके एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। जैसे इसका सिंपल एग्जाम्पल है गोद, ठीक है, जिलेटिन, स्टार्च हो गया। तो ये कुछ ऐसे सामान्य पदार्थ हैं कि अगर आप इनको जल में मिश्रित करेंगे तो इनका जो जलीय मिश्रण होता है वो विलयन न बना के वो कैसा बनाता है? कोलॉइड की अवस्था बनाता है। इसके अलावा कोलॉइड के आपको हजारों एग्जाम्पल आपके चारों तरफ ही देखने को मिल जाएंगे। अभी जब आप इस चैप्टर को और आगे पढ़ेंगे और कोलॉइडों के बारे में आप सब कुछ जान लेंगे तो आपको तमाम ऐसे आपने चारों तरफ ऐसे पदार्थ दिख जाएंगे जो आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो कोलॉइड अवस्था में पाया जाता है। तो अभी यहाँ पर हम उनका एग्जाम्पल अभी नहीं दे रहे हैं, अभी बाद में आप उनको जानेंगे। अभी हमने ये सामान्य एग्जाम्पल दिया है क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पलों को लेकर थॉमस ग्राहम ने जो है अपनी अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अब देखिए थॉमस ग्राहम ने क्या किया कि थॉमस ग्राहम ने अपने अवधारणा को प्रस्तुत किया और बता दिया कि जो मिश्रण होगा उस मिश्रण की दो प्रकार की प्रावस्थाएं होंगी, एक विलयन की प्रावस्था होगी, ठीक है, इस प्रकार की क्रिस्टलाब जिसको उन्होंने कहा, इसी को हम लोग विलयन भी कहते हैं। एक ये वाली प्रावस्था होगी और दूसरी किसकी प्रावस्था होगी? कोलॉइड की प्रावस्था होगी। और साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि ये जो कोलॉइडी प्रावस्था होते हैं इसके जो गुण होते हैं वो सामान्य विलयन की अपेक्षा क्या होते हैं? अलग होते हैं। अब जाहिर सी बात है नई प्रावस्था खोजी गई है और साथ में उसके गुण भी जो होंगे वो सामान्य विलयन की अपेक्षा अलग होंगे, तो जाहिर सी बात है जो वैज्ञानिक होंगे उनका ध्यान क्या होगा? इसकी ओर क्या होगा? आकर्षित होगा। आप भी जानते हैं कोई भी नई चीज जब खोजी जाती है, नई चीज आती है तो सबका ध्यान उसको क्या होता है? आकर्षित होता है। तो जो वैज्ञानिक थे उनका ध्यान इस कोलॉइडी अवस्था की ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने सोचा कि हम भी कोलॉइडों के गुणों का अध्ययन करें, उनके गुणों की खोज करें, उनको कैसे कैसे बनाया जा सकता है, उनके निर्माण की विधियां, उसकी भी जानकारी प्राप्त करें और नए प्रकार के कोलॉइड बनाएं। तो इसी के संबंध में सभी वैज्ञानिक जो थे इन कोलॉइडों को प्रयोग करना स्टार्ट कर दिए
और जब इसके ऊपर इन्होंने गुणों का प्रेक्षण कर रहे थे और कोलॉइडों का वैज्ञानिक निर्माण कर रहे थे, तो उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली, बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष उनको मिला। अब देखिए वो महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या था। उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने देखा कि कुछ पदार्थों, अगर कुछ ऐसे पदार्थ थे कि उन पदार्थों से वो कोलॉइड भी प्राप्त कर ले रहे थे, यानी उन्हीं पदार्थ से वो कोलॉइड भी बना ले रहे थे और उन्हीं पदार्थ से वो विलयन भी बना ले रहे थे। एक ही प्रकार के पदार्थ से उनको कोलॉइडी अवस्था भी प्राप्त हो रही थी और उसी पदार्थ से उनको विलयन की अवस्था भी प्राप्त हो रही थी। अब इससे वैज्ञानिक जो थे वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि ये कैसे हो रहा है, एक ही पदार्थ से कोलॉइड भी बन रहा है, एक ही पदार्थ से क्या बन रहा है, विलयन बन रहा है। तो इस चीज को देखने के बाद उनके मन में एक निष्कर्ष प्रस्तुत हुआ, एक निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि अगर एक ही पदार्थ इन दोनों प्रावस्थाओं में पाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि कोलॉइडी अवस्था या विलयन अवस्था जो है वो पदार्थ के ऊपर निर्भर नहीं करता है, यानी पदार्थ के क्या क्या गुण है या पदार्थ किस क्वालिटी का है, कैसा पदार्थ है, उसके ऊपर ये अवस्थाएं जो है वो निर्भर, ये प्रावस्थाएं जो है उसके ऊपर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि एक ही प्रकार के पदार्थ से दोनों प्रावस्थाओं को बनाया जाना संभव है, इसलिए पदार्थों के ऊपर ये निर्भर नहीं कर रही है। बल्कि उनको ऐसा लगा कि कुछ अलग कारक है, कुछ एक बाहरी कारक है, जिस कारक की वजह से जो पदार्थ हैं वो कोलॉइड की अवस्था में चले जाते हैं या विलयन की अवस्था में चले जाते हैं। तो जब उन्होंने ध्यान से प्रेक्षण किया तो उन्होंने उस चीज को जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने पाया कि ये जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं का मूल कारण जो है वो है पदार्थ के कणों का आकार। मूल कारण क्या है? पदार्थ के कणों का आकार। यानी उन्होंने इस चीज को खोज लिया कि जो पदार्थ है उनके कणों का जो आकार है, वो कणों के आकार जो है वही निर्भर करता है कि पदार्थ कोलॉइड अवस्था में जाएगा या वो जाएगा विलयन की अवस्था में। और इसी आधार पर उन्होंने क्या किया, इसी आधार पर उन्होंने अब जो है कि नए प्रकार से जो है कोलॉइड या विलयन की जो अवधारणा थी उसको क्या किया, उन्होंने प्रस्तुत किया। यानी कि अब हम लोग जानने वाले हैं, अभी तक हम पढ़ रहे थे थॉमस ग्राहम की अवधारणा, अब हम लोग पढ़ेंगे कोलॉइडों के ऊपर बनने वाली आधुनिक अवधारणा को। और कोलॉइडों के ऊपर की जो आधुनिक अवधारणा है वो किस आधार पर है? वो है कणों के आकार के आधार पर। तो आइए देख लेते हैं कि कोलॉइडों के ऊपर जो है वैज्ञानिकों ने आधुनिक अवधारणा क्या प्रस्तुत किया। देखिए सिंपल क्या किया कि उन्होंने देखा और प्रेक्षण द्वारा ये बताया कि अगर हम लोग ले लेते हैं कोई ले लेते हैं माध्यम, और उस माध्यम में यदि जो कणों का आकार है, किसी माध्यम में जो कणों का आकार है, यदि वो 1 नैनोमीटर से क्या है, कम है। अगर हम लोग कोई माध्यम ले रहे हैं और उस माध्यम में जो कणों का आकार है, यानी पदार्थ के कणों का आकार वो 1 नैनोमीटर से कम है, तो ये जो प्रावस्था होगी ये कहलाएगी वास्तविक विलयन की प्रावस्था। वास्तविक विलयन जानते हैं, आपके 12th में एक चैप्टर भी है, ये चैप्टर आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर 1 नैनोमीटर से कम आकार वाला अगर कण कहीं किसी माध्यम में फैले होंगे तो ऐसे समय में जो ये प्रावस्था होगी वो कहलाएगी वास्तविक विलयन। और अगर 1 नैनोमीटर से ज्यादा है लेकिन कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से कम है, कणों का आकार क्या है, कणों का आकार जो है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में पाया जाता है। यानी कोई माध्यम है और उस माध्यम में जो है जो कणों का आकार है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, तो ऐसे समय ही वैज्ञानिकों ने बताया कि यही जो प्रावस्था होगी वो कहलाएगी कोलॉइडी निकाय या कोलॉइडी प्रावस्था, या इसी को हम लोग केवल कहते हैं कोलॉइड। ये बताया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर कहीं कणों का आकार किसी माध्यम में 1000 नैनोमीटर से अधिक है, 1000 नैनोमीटर से क्या है, अधिक है, यानी कि बहुत बड़े कण है, तो ऐसे समय में ये जो प्रावस्था होगी वो कहलाएगी निलंबन की प्रावस्था। तो इस प्रकार यहाँ पर कणों के आकार के आधार पर जो है कि वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया।
यानी सिंपल सी बात है कि कोई एक माध्यम है और उस माध्यम में किसी दूसरे प्रकार का जो है कण अगर वहां वितरित रहता है, तो यदि जो वो कण वितरित है अगर उसका आकार 1 नैनोमीटर से कम है तो वो कहलाएगा वास्तविक विलयन, ठीक है, और उनके गुण वास्तविक विलयन के समान होंगे। यदि कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो वो आपका कहलाएगा कोलाइडी निकाय, कोलाइडी अवस्था, या केवल कहलाएगा कोलाइड, और उनके गुण जो होंगे उस अवस्था के बिल्कुल कोलाइड जैसे होंगे। और अगर किसी माध्यम में जो कणों का आकार, जो वितरित कणों का आकार अगर 1000 नैनोमीटर से अधिक है तो ऐसे समय वो अवस्थाएं कहलाएंगी निलंबन की अवस्था। तो इनके ये आपने तीनों देख लिया, ठीक है। तो सिंपली आपको बता दे रहे हैं इनके एग्जाम्पल भी, जैसे अगर हम लोग नमक लेते हैं या चीनी लेते हैं या ग्लूकोज लेते हैं या यूरिया लेते हैं, उनको जल में घोल देते हैं तो ऐसे समय घुलने के बाद उनके जो कण होते हैं वो 1 नैनोमीटर से कम होते हैं जल के अंदर घुलने के बाद, तो वैसे समय में क्या होता है कि वो विलयन की अवस्था होती है, यानी वो सब वास्तविक विलयन कहलाएंगे। अभी हम लोग स्टार्च ले लें, जिलेटिन ले लें, गोंद ले लें और इन सबको हम लोग जल में घोल दें तो ऐसे समय में उनके कण के आकार जो होते हैं स्टार्च, गोंद या जिलेटिन के जो कणों के आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं तो उनकी अवस्था कोलाइड की अवस्था होती है। और सिंपली अगर हम लोग क्या लें, जल ले लें और उसमें रेत ले लें, रेत के कण डाल के ऐसे उसमें हिला के घोल दें या मिश्रित कर दें, तो जब रेत के कण मिश्रित कर देंगे तो ऐसे समय में जो कणों का आकार होगा, रेत के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, तो ऐसे समय की अवस्था कहलाती है निलंबन की अवस्था। तो हमें उम्मीद है कि आप ये कणों के आकार के आधार पर आप ये समझ गए होंगे, और कणों के आकार के आधार पर कोलाइड की जो आधुनिक परिभाषा है वो क्या है तो वो भी सुन लीजिए। तो आधुनिक परिभाषा ये दी गई है कि जो है कि वह अवस्था जिसमें किसी माध्यम में, वह प्रावस्था या अवस्था जिसमें किसी माध्यम में वितरित कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, वह प्रावस्था कहलाती है कोलाइड की प्रावस्था, या उसी को हम लोग कहते हैं कोलाइडी निकाय यानी कोलाइडल सिस्टम, या उसी को हम लोग केवल और केवल कहते हैं कोलाइड। तो ये है सिंपल कोलाइड की परिभाषा जो आप बहुत अच्छे से अब समझ गए होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर अब बहुत जरूरी चीजें समझना है। कोलाइड जो होता है, देखिए ये 2 भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है, ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। किन किन भागों से मिलकर बना होता है? पहला बना होता है परिक्षेपण माध्यम, और दूसरा इसमें जो होता है वो होता है परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था। अब देखिए यहाँ ये दोनों क्या होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए परिक्षेपण माध्यम क्या होता है कि परिक्षेपण माध्यम का मतलब होता है कि यहाँ पर जो कोई भी कोलाइड होता है तो उस कोलाइड में या जो कोलाइडी विलयन होता है या जो कोलाइडी निकाय होता है, तो इस कोलाइड के अंदर जो माध्यम होता है, जो विलायक माध्यम होता है, जिसके अंदर कोलाइड का निर्माण, कोलाइड के आकार के कणों का निर्माण करने वाले पदार्थ वितरित होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ये आपका कोलाइडी निकाय होता है, इस कोलाइडी निकाय के अंदर जो है जो विलायक माध्यम होता है जिसके अंदर कोलाइडी आकार के कण वितरित होते हैं, उसी जो विलायक माध्यम होता है उसी को हम लोग कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। और यहाँ पे देखिए ये परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होता है, जो पदार्थ के कण क्या होते हैं, कोलाइडी आकार का निर्माण करते हैं और निर्माण करके परिक्षेपण माध्यम में फैले होते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। नहीं समझ में आ रहा तो जैसे सिंपल बता दे रहे हैं कि अगर कहीं पर गोंद को जल में घोल के कोलाइड बनाया गया है तो ऐसे समय जो गोंद के कण है वो कहलाएंगे परिक्षिप्त प्रावस्था, और जो जल है वो कहलाएगा परिक्षेपण माध्यम, क्योंकि जल के अंदर ही ये कण क्या है, वितरित है। तो इस प्रकार आपने परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था भी बहुत अच्छे से समझ लिया। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, और आगे हम लोग चलने के लिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इन कोलाइडों के गुण, कि कोलाइडों के कौन कौन से गुण होते हैं। एक बार अगर हम लोगों ने इसके गुण को समझ लिया तो समझिए आपने कोलाइडों को बहुत अच्छे से जान लिया। तो कोलाइडों के गुण के साथ साथ हम लोग वास्तविक विलयन और निलंबन के गुणों को भी उसी के साथ समझ लेंगे, तो हमें लगता है कि इनके बारे में भी आपको अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए इनको मिटा के इनके गुणों को अच्छे से समझ लेते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन तथा निलंबन के प्रमुख गुणों को व इनके बीच के अंतर को। तो देखिए यहाँ पर वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन के जिन गुणों को हम बताने वाले हैं उन गुणों को हमने यहाँ पर लिख दिया है।
और इन्हीं गुणों को हम इनके आधार पर बताएंगे और इनके बीच के अंतर को भी इन्हीं गुणों से स्पष्ट किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमने गुण लिख दिया है। पहला गुण है कणों का आकार। सबको पता होगा, सभी लोगों ने इसके पहले पढ़ लिया है कि वास्तविक विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। कोलाइडी विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है और निलंबन में 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। ये किन कणों की बात हो रही है? ये उन कणों की बात हो रही है जो परिक्षिप्त प्रावस्था में रहते हैं, यानी किसी माध्यम के अंदर जो कण वितरित होते हैं उनके जो साइज होते हैं वो साइज की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये देखिए, ये था पहला गुण कि इनमें कणों का आकार ये होता है, इनमें ये होता है, इनमें ये होता है। दूसरा प्रकृति। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रकृति। तो देखिए वास्तविक विलयन की प्रकृति समांग होती है और कोलाइडी विलयन और निलंबन की प्रकृति कैसी होती है? विषमांग होती है। समांग प्रकृति क्या होती है? समांग प्रकृति हम लोग उसे कहते हैं कि जैसे यहाँ पर कोई मिश्रण हो और ये मिश्रण हर जगह एक समान रूप से मिला हो, तो इस प्रकृति को हम लोग कहेंगे समांग प्रकृति। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, चीनी पानी का घोल या चीनी नमक का घोल, कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया चीनी और पानी का घोल, चीनी प्लस पानी का घोल। अब ये चीनी पानी घुल के कैसा होगा? वास्तविक विलयन होगा, ये विलयन होता है, ठीक है। अब ये जब विलयन बन जाता है तो यहाँ पर ये विलयन समांगी होता है। समांगी होने का मतलब कि इस विलयन के प्रत्येक भाग में जो चीनी और पानी का संगठन होता है वो एक समान होता है। कहने का ही मतलब है कि अगर यहाँ पर चीनी और पानी का अनुपात एक संबंध मान लीजिए 12 है, चीनी पानी का अनुपात ऐसा है, तो फिर यहाँ से भी अगर हम मिश्रण उठाएंगे तो वहां भी यही संबंध होने वाला है, यहाँ से भी मिश्रण उठाएंगे तो यही संबंध होने वाला है और यहाँ से भी उठाएंगे तो यही संबंध होने वाला है। मतलब समांगी मिश्रण में क्या होता है कि हर एक भाग में जो संगठन होता है बिल्कुल क्या होता है? एक जैसा होता है। ऐसे ही मिश्रण को हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। तो जितने भी वास्तविक विलयन होते हैं उन सबकी प्रकृति समांगी होती है वहां, यानी हर जगह एक समान यहाँ पर मिश्रण का संगठन होता है। लेकिन कोलाइडी विलयन और निलंबन जो होता है इनकी प्रकृति विषमांगी होता है, यानी कि यहाँ हर जगह एक समान रूप से नहीं मिला होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले ले पेंट। अब पेंट ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर लेते हैं पेंट, ठीक है। पेंट किसका एग्जाम्पल है? पेंट कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब कोलाइडी विलयन या कोलाइड का एग्जाम्पल है। तो अगर आप पेंट देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि पेंट यहाँ पर हम लोग ले लिए तो पेंट में कण नीचे बैठेंगे। पेंट में कण सब घुले होंगे, ठीक है। पेंट के कण उसमें माध्यम में हर जगह मिले रहते हैं। लेकिन यहाँ होता क्या है कि यहाँ पर वितरण एक समान नहीं होता है। अगर आप ऊपर से उठाएंगे तो वहाँ पेंट और जो माध्यम है उनके बीच का अनुपात कुछ और मिलेगा। पेंट को जनरली हम लोग एल्कोहल में घोलते हैं, तो वहां पर जो है कि माध्यम कुछ और अनुपात मिलेगा, यहाँ पर कुछ और अनुपात मिलेगा, यहाँ से उठाएंगे कुछ और अनुपात मिलेगा। क्यों मिलेगा हम आपको ये भी बता रहे हैं। अच्छा, ये आपको अगर लग रहा है कि ये अनुपात कहाँ भिन्न है, हर जगह पेंट बराबर मिला होता है, तो आप पेंट जब देखते हैं, पेंट या स्याही हो गया, ये सब कोलाइडी विलयन होते हैं। जब आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप क्या पाते हैं? आप देखेंगे कि अगर पेंट को हम लोग कुछ देर छोड़ देते हैं तो पेंट क्या होता है कि ऊपर वाला भाग होता है वो पतला हो जाता है और नीचे जो होता है नीचे वाला भाग वो गाढ़ा रहता है। या अगर आप किसी को पेंट करते हुए देखे होंगे तो देखेंगे कि वो जब पेंट करता रहेगा, करते 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 पेंट धीरे धीरे गाढ़ा होता जाता है, पेंट गाढ़ा होता जाता है। या पेंट का यूज कर समय उसको घोलते हैं हम लोग। तो उसका रीजन यही है कि पेंट जो होता है कोलाइडी विलयन होता है और कोलाइडी विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से क्या होता है? 1000 नैनोमीटर। तो जो कण बड़े होते हैं वो कण कहाँ होते हैं? नीचे, और जो कण हल्के होते हैं वो कहाँ होते हैं? ऊपर। इसी कारण जब हम लोग पेंट को नहीं घोले रहते हैं तो भारी कण नीचे होते हैं, जिससे नीचे का विलयन गाढ़ा हो जाता है और ऊपर का जो ये है ये क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है, तनु हो जाता है। तो ये होता है विषमांग प्रकृति कि ऊपर यहाँ पर कुछ और होगा और नीचे यहाँ पर संगठन कुछ और होगा, ठीक है। ऊपर गाढ़ा, नीचे हल्का, बीच में कुछ और होगा, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा स्याही या पेंट, इन सब चीजों को हम लोग प्रयोग करने से पहले एक बार घोलते हैं। लेकिन अगर इस तरह विलयन होता है तो उसको एक बार आप विलयन बना दिए तो अब घोलने की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा वैसे ही रहेगा। उसी तरह निलंबन देखिए, निलंबन तो एकदम विषमांग है। आप क्या करिए, जल ले लीजिए और जल में रेत मिला दीजिए। तो जल में रेत मिला के उसको हम लोग हिला देंगे तो ये जो मिश्रण होगा कैसा होगा? निलंबन होगा। आप देखेंगे कि इसमें भारी कण जो होते हैं रेत के वो नीचे होंगे और हल्के कण कहाँ होंगे? ऊपर होंगे। और कुछ समय बाद तो ये कंडीशन आएगी कि सारा का सारा कण नीचे बैठ जाएगा। तो ये निलंबन की एक कंडीशन होती है, ये होता है विषमांग, यानी यहाँ भारी कण नीचे, हल्के कण ऊपर, यानी यहाँ हर जगह समान रूप से मिश्रण मिला नहीं होता। देख लेते हैं हम लोग अगला गुण जो है वो है कणों की दृश्यता। तो देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण होते हैं, यानी जो विलेय के कण होते हैं जो बाहर से हम लोग डालते हैं माध्यम के अंदर, ठीक है,
वास्तविक विलयन में वो अदृश्य होते हैं। अदृश्य होने का मतलब न तो आंखों से वो दिखाई देंगे, न तो आपको सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देंगे, वो आपको कण दिखाई नहीं देंगे। लेकिन कोलाइडी विलयन की बात करें तो कोलाइडी विलयन में भी वही होता है। कोलाइडी विलयन में भी अगर हम लोग जो कण डाले हैं बाहर से, उसको भी हम लोग नेत्र या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते हैं। यानी जिस प्रकार इसको नहीं देख पाते हैं, उसी इसको तो हम लोग किसी तरह नहीं देख पाते हैं, लेकिन इसको हम लोग मतलब नेत्र से या सूक्ष्मदर्शी से या अति सूक्ष्मदर्शी, इन सब चीजों से हम लोग यहाँ पर वास्तविक विलयन में जो वहां विलय होता है उसके कणों को देख नहीं पाते हैं। और इनमें कोलाइडी विलयन में हम लोग नेत्र से देखें या सूक्ष्मदर्शी से तो हमको कण दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अति सूक्ष्मदर्शी से अगर देखा जाए, अति सूक्ष्मदर्शी आपने सुना होगा, इसको कहते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप हो गया सूक्ष्मदर्शी, और इसे कहते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो होता है वो इस परास वाले कणों को देख सकता है, उससे हम लोग देख सकते हैं। तो इसको अति सूक्ष्मदर्शी से ही इनके कणों को देखा जा सकता है, नेत्र या सूक्ष्मदर्शी से देखा नहीं जा सकता। ये इनकी विशेषता है। और इनके कण जो होते हैं वो दृश्य होते हैं, यानी इनको हम लोग खुली आंखों से भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी जल के अंदर आप रेत का निलंबन बना देते तो रेत को हम लोग देख सकते हैं। ये कण इतने बड़े होते हैं 1000 नैनोमीटर से अधिक कि इनको हम अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आंख से देखेंगे तो सूक्ष्मदर्शी से भी देख सकते हैं। तो ये दृश्य होते हैं। आगे देखते हैं छननता। छननता का मतलब कि ये जो तीनों के तीनों प्रकार मिश्रण है, ठीक है, विलयन के रूप में अगर मिश्रण हो, उनको हम लोग छानेंगे तो छानने के समय क्या ये गुण प्रदर्शित करेंगे। देखिए, छननता को हम लोग दो टेस्ट से यहाँ पहचानते हैं, एक फिल्टर पेपर से, दूसरा जंतु झिल्ली से। दो चीजों से हम लोग जो मिश्रण या जो जली मिश्रण या जो विलयन टाइप होते हैं आपके द्रवी रूप में मिश्रण, उनको हम लोग ये दो तरीके से छान सकते हैं। फिल्टर पेपर से छान सकते हैं और जंतु झिल्ली से छान सकते हैं। ठीक है, फिल्टर पेपर आपने देखा होगा, प्रयोगशाला में आपने फिल्टर पेपर का प्रयोग बहुत अधिक किया होगा। तो फिल्टर पेपर से ये छन जाते हैं क्योंकि इनके कण बहुत ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, ये भी छन जाते हैं क्योंकि ये भी फिल्टर पेपर जो होता है, फिल्टर पेपर का जो परास होता है वो माइक्रोन के आसपास होता है, यानी 10⁻⁻6 के आसपास होता है परास। ठीक है, तो अब ये 10⁻⁻6 से ये छोटे होते हैं। ठीक है, 10⁻⁻6 से क्या होते हैं। अब नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 क्या होता है, मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर। और अगर 1000 नैनोमीटर की बात करें तो ये होता है 10⁻⁻6 क्या होता है, मीटर। तो इनमें जो फिल्टर पेपर होता है, इनमें फिल्टर पेपर में जो छिद्र होते हैं वो 10⁻⁻6 जो होता है मीटर, इससे ज्यादा होता है। जब इससे ज्यादा होता है तो इस कारण इससे छोटे वाले जो कण होते हैं ये पूरा इसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो ये भी इससे गमन कर जाता है, छन जाता है, और ये भी इससे क्या होता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन ये वाले जो निलंबन के कण होते हैं उसमें से गमन नहीं कर पाते, यानी फिल्टर पेपर पर ये इनसे हम फिल्टर पेपर से हम इनको छान सकते हैं। ठीक है, 1000 नैनोमीटर से बड़े वाले कण फिल्टर पेपर के ऊपर एकत्रित हो जाते हैं, उससे पार नहीं जा पाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं जंतु झिल्ली। अब आपने जंतु झिल्ली देखा होगा, जंतुओं की झिल्ली, उसमें तो छिद्र बहुत ही ज्यादा महीन होते हैं। तो जंतु झिल्ली से केवल यही गमन कर सकते हैं। वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं, जैसे नमक या चीनी या ग्लूकोज हम लोग घोल दिए तो उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं वही जंतु झिल्ली से पार निकल सकते हैं। इसके पहले भी आपने पढ़ा था, थॉमस ग्राहम ने क्या है, जंतु झिल्ली के आधार पर ही बताया था कि ये वास्तविक विलयन के कण जंतु झिल्ली से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो ये इतने छोटे कण होते हैं कि जंतु झिल्ली से निकल जाते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कोलाइडी विलयन के कण तो ये बड़े होते हैं और इस कारण ये जंतु झिल्ली से बाहर नहीं निकल पाते, यानी जंतु झिल्ली से क्या होते हैं, अगमनीय होते हैं। इसके बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। और ये अगर नहीं निकल पाते हैं तो इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, ये भी क्या होंगे, अगमनीय होंगे, ये भी नहीं निकल पाएंगे। प्रकटता देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ये पारदर्शी होते हैं, यानी अगर आप कहीं वास्तविक विलयन देख रहे हैं तो आप आर पार देख सकते हैं, बिल्कुल वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। लेकिन अगर इसको हम लोग कोलाइडी विलयन की बात करें तो ये आपका क्या होता है, ये प्राय पारदर्शी होता है या ये पारभासकता प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्राय पारदर्शी का मतलब क्या होता है कि मतलब अधिकतर ऐसे विलयन देखे गए हैं जो लगभग पारदर्शी होते हैं, लेकिन पारदर्शी होने के साथ साथ ये पारभासकता प्रदर्शित करते हैं। पारभासकता का मतलब क्या हुआ कि इनका जब कोलाइडी विलयन लेंगे तो आर पार तो देखेंगे लेकिन आपको एकदम स्पष्ट नहीं दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा। जैसे आपने चीनी पानी को घोल दिया, आप उसमें से स्पष्ट आर पार देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने गोद ले लिया, ठीक है, गोद अगर जल में मिला के आप गोद लिए हैं या कुछ भी स्टार्च या जिलेटिन या जेली लिए हैं तो आप उसमें से आर पार आपको दिखेगा लेकिन स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो उसी स्पष्ट न दिखने को ही हम लोग पारभासकता कहते हैं।
ठीक है। आगे ये तो अपारदर्शी होता है, ठीक है, ये इससे आप बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अगर निलंबन कहीं है, जैसे जल में रेत घोल दिया या मिट्टी घोल दिए, तो उससे आर पार आप नहीं देख सकते, यानी अपारदर्शी होता है। उदाहरण देख लीजिए, सिंपल उदाहरण, चीनी पानी का घोल हो गया, नमक पानी का घोल हो गया, ग्लूकोज, यूरिया और जो है कि बहुत सारी चीजें हो गए, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और तमाम चीजों का जो घोल हो गया वो आपका क्या कहलाएगा, वास्तविक विलयन होगा, ठीक है, वो आपका विलयन होता है। कोलाइडी विलयन की एग्जांपल देख लीजिए, गोल्ड साल हो गया, जेली हो गया, पेंट हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया और आपके जिलेटिन हो गया और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ये सब आते हैं कोलाइडी विलयन में, ठीक है। तो ये गोल्ड साल और तमाम चीजें ये आगे हम आपको बताएंगे। आगे देख लीजिए, निलंबन क्या है, तो निलंबन का एग्जांपल रेत तथा जल का निलंबन हो गया, या हम लोग मिट्टी ले लिए, ठीक है, मिट्टी ले लिए या मिट्टी को जल में निलंबन कर दिए, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। बड़े कण होंगे, उसको आप डाल के बस किसी माध्यम में ऐसे मिक्स कर देंगे तो वो अपने आप निलंबन हो जाएगा, क्योंकि उसमें कण तैरेंगे नहीं, नीचे क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, या मतलब थोड़ी देर के लिए उसमें रहेंगे तैरते। तो ये सारी चीजों को आपने देख लिया, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन तथा निलंबन के आपने यहाँ पर गुणों को देख लिया। अब अगर आपको यहाँ पर गुण के साथ साथ इनमें अंतर बताना हो, ठीक है, तो यही जो आपने गुण देखा यही अंतर भी है। जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में क्या अंतर है, तो आपको करना कुछ नहीं है, ये निलंबन वाला पार्ट हटा देना है, आपको यहाँ पर गुण लिख देना है और यहाँ वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन ये पूरा का पूरा बना देना है। तो यही जब आप बना देंगे तो यही वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर हो जाएगा। कैसे अंतर होगा, देखिए ध्यान से, आप ऐसे बोलेंगे कि वास्तविक विलयन में कण 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, इसमें कण 1 नैनोमीटर से अधिक होते हैं और 1000 नैनोमीटर से कम होते हैं। इसकी प्रकृति समांग होती है, इसकी प्रकृति विषमांग होती है। ये अदृश्य होते हैं, ये नेत्र या सूक्ष्मदर्शी से अदृश्य होते हैं, लेकिन अति सूक्ष्मदर्शी दृश्य होते हैं। ये गमनीय होते हैं, ठीक है, ये तो मान लीजिए अंतर नहीं हुआ, लेकिन ये अंतर हो गया कि जंतु झिल्ली से गमनीय होते हैं, क्या होते हैं, अगमनीय होते हैं। ये पारदर्शी होते हैं और ये प्राय पारदर्शी होते हैं, पारभाषा प्रदर्शित करते हैं। ये एग्जाम्पल दे दिए, तो ये इनमें अंतर हो गया। इनमें अंतर पूछ दिया तो आप इनको लिख सकते हैं उनके गुणों के आकार पर। तो इस प्रकार आप इसी चार्ट से, ठीक है, आप अंतर भी, जैसे आपसे पूछ दिया कोलाइडी विलयन निलंबन में अंतर, तो इसको आप गायब कर दीजिए, बस इन दोनों को लिख दीजिए और गुण लिख दीजिए, तो इन दोनों में क्या हो गया, अंतर हो गया। हमें लगता है आप ये समझ रहे होंगे कि हम क्या यहाँ पर कह रहे हैं। तो इस तरह आपने इन तीनों में क्या देख लिया, इन तीनों में अंतर देख लिया। तो इन तीनों में अंतर देख लिया। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कोलाइडो का वर्गीकरण।